हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कॉमर्स पेपर 2 के यूनिट 1 to 5 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। मेजरली उन चीज़ों पे फोकस किया गया है जो रेपिटेटिव हैं, आपसे बहुत बार पूछे जा चुके हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड, जो आपको आखिर आखिर में ज़रूर याद करके जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत शॉर्ट में एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प तरीके से प्रेजेंट करी गई हैं। तो प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठिए, नोट्स बनाइए और इस पूरे वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करिए, रिवाइज करिए और अपना यूजीसी नेट निकालने का सपना जो है जरूर पूरा करिए। ठीक है, सो बेसिकली विल बिगिन विद द वीडियो नाउ एंड आई होप यू विल बी एबल टू गेट लॉट ऑफ इनसाइट फ्रॉम दिस वीडियो। और आगे पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो आई डेफिनेटली अपलोड दैट आफ्टर दिस वन। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। चले शुरू करेंगे यूनिट 1 से। तो इस पूरी मैराथन में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे हर यूनिट के, जिससे आपका एक क्विक और रैपिड रिवीजन हो सके और आप मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो एग्जाम में पूछी गई हैं मल्टीपल टाइम, आप उनको अच्छे से रिवाइज करके जा सके। ठीक है, तो पहला यूनिट है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसमें बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, ठीक है, जहाँ पे कोई किसी ना किसी गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन होता है फॉर प्रॉफिट इन रिटर्न। ठीक है, अब कॉमर्स क्या होता है आपका? बेसिकली एक्सचेंज प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ट्रेड इज ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ओके, तो ये तीनों चीजों का डिफरेंस जो है वो आप समझ चुके होंगे। एंड ऑल्सो इफ यू आर सिटिंग, प्लीज कंसिडर सिटिंग विद अ पेन एंड पेपर। इसका नोट्स बनाइए प्लीज और इसको रिवाइज करिए सो दैट आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से इसको जो है याद रख पाए। सिर्फ एक बार देखना इज नॉट एनफ, अगर आप चाहें तो इसको मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट प्लीज सिट विद अ पेन एंड पेपर एंड राइट अलॉन्ग। ओके, अब इंडस्ट्री, व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग करते हो गुड्स का। ठीक है, अब आ जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पे। तो आपके पास टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इंटरनल मतलब आपकी कंपनी के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो इंटरनल हो गया, जैसे कस्टमर, सप्लायर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएंगे। एक्सटर्नल जो मैक्सिमम वे में सारी इंडस्ट्रीज को इकट्ठा जो है वो यू नो अफेक्ट करता है, जैसे कि आपका पेस्टल फ्रेमवर्क जो हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, ऑल ऑफ दैट। ओके, अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। सो इट इज डायनामिक, कॉम्प्लेक्स एंड इंटर रिलेटेड। इट अफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग। इट हैज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। देयर इज अनसर्टनिटी एंड रिलेटिव अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द बिजनेस, मतलब कि चीज़ें अनसर्टन होती हैं और रिलेटिवली अनप्रेडिक्टेबल होती है। मतलब आप कुछ तो ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू पता लगा सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो हैं आपको नहीं पता होंगी। ठीक है, फिर एनवायरनमेंट जो है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है। दिस हैज बीन आज इन जून ओनली, पहले भी पूछा जा चुका है। व्हाट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इतने कीवर्ड्स आर सफिशिएंट टू बी एबल टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। ओके, नाउ कमिंग टू योर एलपीजी पॉलिसी, जो इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, जहाँ पे 3 मेजर चीज़ें लाई गई थी। लिबरलाइजेशन, जहाँ पे आप सारे रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स को रिमूव कर देते हो। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू पार्टनरशिप, सॉरी, ओनरशिप टू प्राइवेट सेक्टर, दिस इज प्राइवेटाइजेशन। मतलब कि गवर्नमेंट की जो ओनरशिप वाली फर्म्स थी या बिजनेसेस थे उनको प्राइवेट सेक्टर में जो है ट्रांसफर कर देना। ठीक है, और फिर लास्टली है ग्लोबलाइजेशन, दैट वाज इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब कि वर्ल्ड को एक ग्लोबल मार्केट की तरह ट्रीट करना और उस मार्केट में एंटर करना, मिक्स होना जाके, तो दैट वाज योर ग्लोबलाइजेशन। ओके, चले अब हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव है। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने दी थी आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जहां उन्होंने बोला था जिस भी कंट्री का प्रोडक्शन एफिशिएंट हो वो प्रोड्यूस करे, ठीक है, और बाकी दूसरे कंट्री को वो सेम चीज़ क्या करे, एक्सपोर्ट करे, और जो दूसरी कंट्री बेटर प्रोड्यूस करी उसको इम्पोर्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे वो फोकस कर रहे थे एफिशिएंसी पे, जिस भी चीज़ में आपका स्पेशलाइजेशन है उसमें आप ट्रेड गेन्स करो, उसमें आप एक्सपोर्ट करो। ठीक है, फिर है आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, ये डेविड रिकार्डो ने दी थी। यहाँ पे वो बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पर जो है अपना स्पेशलाइजेशन है उसको डिसाइड करो और वो चीज़ प्रोड्यूस करो जिसकी आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो लोअर है। ठीक है, उसके बाद है आपकी हेक्सर ऑलन थ्योरी। ये थ्योरी आपको हेक्सर और ऑलन ने दी थी। इसको फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बोलता है कि आपकी कंट्री में जिस भी पर्टिकुलर फैक्टर की अबंडेंस है, जो भी चीज़ आपके पास अफराद है, आप उसको प्रोड्यूस करिए और उसको ही जो है एक्सपोर्ट करिए और वो सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करिए जो आपके पास कम है।
ठीक है, जिसके आपके पास स्कैरसिटी है वो आप जो है उसको इम्पोर्ट करिए। तो अभी इन्होंने बोला था कि अगर आपके पास लेबर ज़्यादा है तो आप लेबर इंटेंसिव गुड्स जो है उसको एक्सपोर्ट करिए। तो जैसे इंडिया जो है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है, इसलिए हम टेक्सटाइल और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। वेरएज वो बोलते हैं कि यूएस जो है वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, इसलिए वो कैपिटल गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, अब इस थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट करके लियोन्टिफ पैराडॉक्स करके एक थ्योरी आई थी जो हेक्सर और ऑलन की थ्योरी को जो है ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है। ठीक है, ये बोलती है कि कैपिटल अबंडेंट आप बोल रहे हो ना, जो भी आप कैपिटल अबंडेंट बोल रहे हो वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी लेबर इंटेंसिव गुड्स ही जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूएसए के द्वारा भी। दो इट्स कैपिटल गुड, लेकिन उसको बनाने के लिए भी तो लेबर ही चाहिए, और ये भी लेबर इंटेंसिव गुड्स के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो ये लियोन्टिफ पैराडॉक्स ने जो है वो हेक्सर और ऑलन की थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट किया था, और उन्होंने बोला था कि ट्रेड पैरेंट्स आरंट ऑलवेज फैक्टर वेज। ठीक है, चलिए अगली आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो कि आपको वर्नर ने दी थी। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन से डिक्लाइन तक ट्रेड पैटर्न जो है वो चेंज होते रहते हैं। इंट्रोडक्शन, मेच्योरिटी, ग्रोथ, डिक्लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाओगे उसको प्रोड्यूस करने में, ग्रोथ के टाइम पे आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, मेच्योरिटी के टाइम पे आप उसका प्रोडक्शन जो है अब वो डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट कर दोगे, और डिक्लाइन और मेच्योरिटी के स्टेज पे आप खुद अपने ही डेवलप्ड या इनोवेटेड प्रोडक्ट को जो है उस कंट्री से इम्पोर्ट करोगे, क्योंकि इट्स चीपर टू बी प्रोड्यूस देयर। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद न्यू ट्रेड थ्योरी है जो आपको क्रूगमैन ने दी थी। यहाँ पे ये बोलते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है इससे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए आपको जो है अपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज और इनोवेशन का फ़ायदा उठाना चाहिए, और इसको फैक्टर इंडोवमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। इसका मतलब ये होता है कि जब बहुत सारी कंट्रीज आपस में एक इंटीग्रेशन बनाए, मतलब कंट्रीज ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस करके कॉपरेशन बढ़ाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो आपका बैरियर्स कम करने का होता है विद इन वेरियस कंट्रीज, सो दैट जो ट्रेड है वो स्मूथली हो पाए। इसकी वजह से होता क्या है, इकोनॉमिक कॉपरेशन और कॉमन बेनिफिट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ईपीआरजी फ्रेमवर्क की, जो कि हार्वर्ड पर्लमटर ने जो है प्रपोज किया था। तो बेसिकली ये जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है एक इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट ओरिएंटेशन मॉडल है, जो बताता है कि जब एक कंपनी ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड करती है तो वो कैसे ऑपरेट कर सकती है। ठीक है, तो ईपीआरजी के 4 ओरिएंटेशंस होते हैं, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। ठीक है, तो जो पहला है आपका एथनोसेंट्रिक, यहाँ पे कंपनी होम कंट्री के रूल्स, कल्चर और प्रैक्टिसेस को फॉरेन कंट्री में कॉपी करती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो है हेडक्वार्टर से होता है, लोकल कस्टमाइजेशन जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिकन हेडक्वार्टर में इंडिया, जैसे अमेरिकन हेडक्वार्टर इंडिया ब्रांच को एग्जैक्टली यूएस पॉलिसीज फॉलो करने को बोल दे। ठीक है, तो जैसे ये क्या हो गया आपका, एथनोसेंट्रिक हो गया। ठीक है, वेराज पॉलीसेंट्रिक में कंपनी हर होस्ट कंट्री के मार्केट के हिसाब से लोकल स्ट्रैटेजीज जो है वो यहाँ पे बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल मैनेजर्स को ज़्यादा अथॉरिटी मिलती है और हाई कस्टमाइजेशन और अडेप्टेशन जो है वो देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड्स ने इंडिया में आलू टिक्की बर्गर इंट्रोड्यूस किया, तो दैट इज़ प्योर लोकल टेस्ट एंड अडेप्टेशन, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको कीवर्ड याद करना है पॉलीसेंट्रिक के लिए, दैट इज लोकलाइजेशन। ठीक है, और होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन। ओके, फिर आपका रीजियो सेंट्रिक अप्रोच, यहाँ पे कंपनी पूरी रीजन को एक सिंगल मार्केट ट्रीट करती है। स्ट्रैटेजी जो है वो रीजन वाइज बनाई जाती है, जैसे एशिया रीजन हो गया, यूरोप रीजन हो गया, ऐसे। ठीक है, तो जैसे टोयोटा जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन के लिए कॉमन कार मॉडल जो है वो डिज़ाइन करती है। ठीक है, वैसे जो आपका यूरोपियन यूनियन ब्रांड्स जो हैं वो पूरा यूरोप रीजन के साथ टारगेट करता है, लाइक पूरा यूरोप रीजन को टारगेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कीवर्ड्स हो जाएंगे रीजनल स्ट्रैटेजी, रीजनल क्लस्टर्स एंड ऑल। ठीक है, आखिरी आता है आपका जियोसेंट्रिक, कंपनी पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट कंसिडर करती है और ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन प्लस लोकल अडेप्टेशन जो है यहाँ पे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी टैलेंट हायरिंग होती है वो भी ग्लोबल होती है। ठीक है, जैसे गूगल हो गया, कोको कोला हो गया, ये वर्ल्ड वाइड सेम ब्रांड आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। ठीक है, एड्स वगैरह लोकल लैंग्वेज में हो सकते हैं, दैट इज फाइन, बट द होल टुगेदर द कोर प्रोडक्ट इज सिमिलर
एवरीवेयर, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये स्टेजेस बताते हैं कि कंट्रीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन किस लेवल तक बढ़ा सकती है, ठीक है। कम से कम हाई इंटीग्रेशन लेवल्स जो है आपका, कम से हाई इंटीग्रेशन लेवल्स, वो 6 लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं और हम लो टू हाई में जाएंगे कि लो इंटीग्रेशन से लेके हाई इंटीग्रेशन तक, ठीक है। तो पहला है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। मेंबर्स यहाँ पे लिमिटेड गुड्स पर टैरिफ रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो कॉपरेशन जो है ये बहुत स्टार्टिंग लेवल का होता है। जैसे सार्क है, सार्क अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है कि हमारे बीच में जो टैरिफ्स हैं वो लो हैं एज अ पार्ट ऑफ द कॉमन ग्रुप, अदरवाइज एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर आपका फ्री ट्रेड एरिया, तो मेंबर्स कंट्री के बीच टैरिफ जो है यहाँ पे फ्री हो जाता है और ट्रेड जो है वो फ्रीली होता है, ठीक है। पर नॉन मेंबर्स के लिए हर कंट्री अपनी पॉलिसी जो है वो अलग अलग तरीके से यूज कर सकती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है नाफ्टा, विच इज नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो अब यूएसएमसीए में कन्वर्ट हो गया, वो हम आगे देखेंगे अलग से। फिर आपका कस्टम्स यूनियन, यहाँ पे एफटीए में जो चीज़ें फॉलो होती हैं वो तो होंगी, प्लस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ जो है नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए वो सेम होगा। मतलब कि जो भी आप एक्सटर्नल टैरिफ लगाओगे नॉन मेंबर कंट्री के लिए, वो सारी मेंबर कंट्रीज का सिमिलर होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन साउथ अमेरिका में मेर्कोजोर करके जो अग्रीमेंट है वो आपका आता है कस्टम यूनियन के अंदर, ठीक है। फिर आपका कॉमन मार्केट, यहाँ पे फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल भी होता है, ठीक है। सिर्फ गुड्स नहीं, यहाँ पे लोग, मनी, सर्विस भी मूव कर सकती है फ्रीली, ठीक है। और अर्लियर जो यूरोपियन यूनियन था वो कॉमन मार्केट माना जाता था, ठीक है। फिर आया उसके बाद आपका इकोनॉमिक यूनियन, यहाँ पे कॉमन मार्केट के सारे ट्रेड्स तो हैं ही, प्लस कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हैं, जैसे टैक्स हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, करेंसी हो गया। इकोनॉमिक यूनियन में आपकी इकोनॉमी भी सेम सिंक करेगी, ठीक है। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया आपका यूरोपियन यूनियन एडवांस फॉर्म, यूरोजोन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, यूरोजोन, ठीक है, लिख लीजिएगा ये। फिर है आपका पॉलिटिकल यूनियन, जो हाईएस्ट लेवल होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों का यूनिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन गवर्नमेंट लाइक स्ट्रक्चर भी जो है वो देखा जाता है, ठीक है। दिस इज वेरी रेयर स्टेज, ठीक है। कंसेप्चुअली यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप जो है उसको आप एक तरीके से मान सकते हो, बट दैट इज ऑल्सो नॉट फुली डिफाइंड येट, ठीक है। तो दिस इज येट टू बी सीन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, बट द आइडिया एग्जिस्ट, ओके। तो आई होप आपको सारे स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है समझ में आए होंगे, ठीक है। और जहाँ पे जो कीवर्ड्स बताए उसको याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ये सारे आपके जितने भी हमने स्टेजेस पढ़े उसके तहत जो भी कंट्रीज हैं उनका कहाँ कैसा इंटीग्रेशन है और कौन कौन से अग्रीमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो पहला आपका यूरोपियन यूनियन, ये 1993 में फाउंड हुआ था maastricht ट्रीटी के विद इन। इनिशियली इसमें 12 नेशंस थे, अब 27 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। इसका एम है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को बढ़ाना यूरोप के अंदर, ठीक है। फिर आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि आपका एशियन है, ठीक है। ये स्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 को और बैंकॉक डिक्लेरेशन के विजन इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेंबर्स थे वो 10 कंट्रीज थे और 10 के 10 यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया, ठीक है। तो ये आपका एशियन जो है, इसका डेट, मेंबर कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका फुल फॉर्मेशन का ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका सार्क, जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये स्टेब्लिश हुआ था 1985 में ढाका बांग्लादेश से, ठीक है। अब इसमें जो आपके 8 नेशंस हैं वो है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान, ठीक है। फिर है आपका नाफ्टा, जो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था, ये 1994 में फॉर्म हुआ था। इसके मेंबर्स हैं यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, ठीक है। एन ऑब्जेक्टिव बीइंग टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करना मेंबर कंट्रीज, मतलब इन तीनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आउटकम इसका ये हुआ कि ट्रेड जो है वो बूस्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अलग अलग जगह पे शिफ्ट होने लगी और मेक्सिको को थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जो है यहाँ पे मिला, ठीक है। दैट वाज द नेगेटिव थिंग, मेक्सिको वाज नॉट बेनिफिटिंग द मोस्ट अमंग द थ्री, ठीक है। अब बाद में इस अग्रीमेंट को रिप्लेस कर दिया गया 2020 में विथ यूएसएमसीए अग्रीमेंट, विच वाज योर यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट, ठीक है। अब इसका पर्पस है मॉडर्नाइज ट्रेड, डिजिटल लेबर और एनवायरनमेंट को सस्टेन करना एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए
ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं क्विकली। तो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टेब्लिश हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसका ऑब्जेक्टिव था ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या क्या है। ये आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कंट्रीज को जो जिनका बीओपी क्राइसिस चल रहा होता है, जो डेफिसिट में होते हैं, उनको डेफिसिट से निकालना। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी को सर्वेलेंस करना, लोन्स प्रोवाइड करना, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, पॉलिसीज जो है उसको बनाना और एडवाइस करना। ठीक है, फिर आता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टेब्लिश हुआ था 1995 में, जिसको रिप्लेस कर दिया गैट से। ठीक है, 1947 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका ग्लोबल ट्रेड रूल्स है मेंबर नेशन के बीच में, वो ये है मेजरली, इसको मतलब जो भी आप ग्लोबली ट्रेड कर रहे मेंबर्स, उनके बीच के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको डब्ल्यूटीओ जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ जो है वो सारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स और ग्लोबली जितना भी ट्रेड हो रहा है उसको जो है रेगुलेट करता है, उसको जो है सुपरवाइज करता है। ठीक है, अब उसके फंक्शंस क्या हो जाएंगे, ट्रेड नेगोशिएशन और डिस्प्यूट सेटलमेंट। ठीक है, और रिड्यूसेस ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट फेयर कंपटीशन। यहाँ पे उसके प्रिंसिपल्स जो है वो है नेशनल ट्रीटमेंट अच्छे से होना और ट्रांसपेरेंसी रहना ट्रेड के बीच में, ऑल ऑफ दैट। ओके, विद दिस हमारा फर्स्ट यूनिट हमने मेजरली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर लिया। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, तो पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को देख लेते हैं क्लियरली विथ ऑल द कीवर्ड्स यू रिक्वायर टू टैकल द एमसीक्यू। ठीक है, तो एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। गोइंग कंसर्न मतलब कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मनी मेजरमेंट मीन्स कि हम बिजनेस में सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो मेजरेबल हों, जिनको आप नाप सको। फिर कॉस्ट कंसेप्ट मतलब कि एसेट जो है हम एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जिस कॉस्ट पे हमने उसको खरीदा हम उस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट का मतलब है हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों रिकॉर्ड होंगे। अक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि इनकम या एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर लो जब इनकर हो, नॉट एट द टाइम ऑफ रिसीवल। ठीक है, तो जैसे ही आपका खर्चा हो या इनकम आए आप उसको रिकॉर्ड कर लो, उसको अक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आपके हाथ में आया या नहीं, दैट इज लेटर सेटलमेंट थिंग। ठीक है, फिर आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब कि अपने रेवेन्यू को रिलेटेड एक्सपेंस से मैच करना। ठीक है, फिर एक कंजर्वेटिज्म मतलब कि लॉसेस को एंटिसिपेट करना, प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जितने पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं हम उन सबको एंटिसिपेट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू बी ऑन द सेफर साइड ऑफ द बिजनेस, उसको हम कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब कि सेम मेथड्स कंटिन्यूसली यूज करना बिजनेस के अंदर इन ऑर्डर टू मेंटेन योर रिकॉर्ड्स एवरी ईयर। ठीक है, मटेरियलिटी मतलब कि रिकॉर्ड ओनली सिग्निफिकेंट आइटम्स, मतलब सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी या इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो अकाउंट्स में नहीं आता। ठीक है, फिर आपका फुल डिस्क्लोजर मतलब कि आपकी जितने भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उनको आपको जो है शो करना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर आपकी पीरियोडिसिटी मतलब कि आपको सारी डिवाइड लाइफ इनटू अकाउंटिंग पीरियड्स, मतलब कि आपकी लाइफ को अकाउंटिंग पीरियड्स में आप डिवाइड कर देते हो, जिसको मेजरली हम फाइनेंशियल ईयर पीरियड बोलते हैं। ऐसे ऐसे करके आप पूरा जो है एक पर्टिकुलर पीरियड के विद इन एक अकाउंटिंग साइकिल जो है कंप्लीट करते हो। ठीक है, फिर आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मतलब कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न्ड, मतलब आपका रेवेन्यू जो है आप उसको तब रिकॉग्नाइज करोगे जब आप उसको कमा लोगे। ठीक है, तो उसको रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलते हैं। फिर आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन मतलब कि जो भी चीज आप खरीदते हो आप उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, नॉट एट द प्रेजेंट वैल्यू। एंड लास्ट इज योर ऑब्जेक्टिविटी विच इज रिकॉर्ड सपोर्टेड बाय एविडेंस। हर चीज को जो भी आपने मेंशन किया वेदर इट्स प्रॉफिट और लॉस, उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, जो हम लेटर ऑन ऑडिटिंग में वाउचिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने जो भी चीज रिकॉर्ड की है यू नीड टू हैव द एविडेंस ऑफ द सेम। ओके, चलिए नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाउ। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी भी कंपनी की। आपका जो कैपिटल होता है दैट इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट होता है जो आप बैलेंस शीट में फिर बाद में एसेट के साइड पे लिखते हो, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है दैट इज एन एक्सपेंस जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं।
प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो आपका करंट एसेट होता है, लेकिन जब हम क्विक रेशो निकालते हैं तो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्विक रेशो में हम अपना जो एग्जैक्ट पैसा हमारे पास अवेलेबल है हम उसको देख रहे होते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस इज अ मनी पेड ऑलरेडी विच वी आर ट्रीटिंग इट एज एसेट, लेकिन वो हमारे पास एज अ कैश नहीं आएगा कभी, ठीक है। तो इसलिए जब हम क्विक एसेट निकालते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी करंट लाइबिलिटीज होती हैं, मतलब कि जो एक्सपेंसेस देने के लिए बकाया हैं, आपने पे नहीं किए लेकिन फिर भी वो आपकी करंट लाइबिलिटी है क्योंकि आपको वो पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और गुडविल जो है वो आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। नाउ दीज पर्टिकुलर थिंग्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं और ये स्पेसिफिक कुछ कुछ चीजें जो आप हेयर एंड देयर भूल जाते हो व्हाइल रीडिंग द होल पैराग्राफ्स एंड थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब रिवाइज नहीं कर रहे, ओनली द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दैट इज व्हाई द एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स आर वेरी क्रिस्प एंड की पॉइंटर, ठीक है। आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप जाके यूनिट 2 देख सकते हो अकाउंटिंग का, ठीक है, मेरे चैनल पे, वहाँ पे मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि जब भी आपकी पार्टनरशिप और पार्टनर्स के बीच का रिलेशन खत्म होता है और बिजनेस को क्लोज किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है जिसमें आप अपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को क्लोज करते हो पे ऑफ करके, ठीक है। फिर गुडविल को भी राइट ऑफ करोगे और उसके बाद सेटलमेंट होगा। अब सेटलमेंट की प्रायोरिटी पे क्वेश्चन आता है कि जब भी आप सेटल करोगे अपना फर्म, डिसोल्यूट करोगे उसको, तो पैसा पहले कहाँ कहाँ जाएगा और किस किस के पास जाएगा, ठीक है। तो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो हैं पहले आप उनको पे करोगे, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, फिर अगर आपने किसी पार्टनर से लोन ले रखा है तो आप उसको पे करोगे, और किसी से भी लोन लेकर रखा है तो उसको पे करोगे। फिर उसके बाद पार्टनर का कैपिटल दोगे, जो भी पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया आपके बिजनेस में, उसके बाद अगर कुछ बचा तो आप बचा हुआ पैसा जो है किसको जाके दोगे, सारा बचा हुआ पैसा जो है फिर आप प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर लॉस है तो लॉस भी प्रॉफिट में ही, प्रॉफिट रेशियो में जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे गार्नर और मूरे का रूल है, वो बोलता है कि लॉस शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो, जो भी है अगर बिजनेस में लॉस होता है तो वो आप पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में जो है वो उसको बांट दोगे, ठीक है। चलिए, अब अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं उसको अगर आप सेल करते हो तो आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखोगे उसकी वैल्यू, और अगर आप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे करते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएगी वो अमाउंट, ठीक है। इतनी चीज याद रखें एंड आई थिंक यू आर वेरी गुड टू गो फ्रॉम दिस टॉपिक टू बी एबल टू डू एमसीक्यूज, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज, ठीक है। अब उसके लिए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो उसमें पहले आता है आपका प्राइम कॉस्ट, फिर आता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर आते हैं आपके ऑफिस ओवरहेड, फिर आते हैं आपके सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या आता है ये देख लेते हैं। प्राइम कॉस्ट के अंदर आता है आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आ जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। और फिर टोटल कॉस्ट जो है वो इन सबको मिला के बनती है, उसमें आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। इतने में इनफ है कि इसको याद रखिए, लिटरली आप इसको लिखिए, देयर इज नो ओवर एक्सप्लेनेशन बीइंग गिवन टू यू, नो नथिंग, कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ किसमें क्या आता है। लिटरली चीट शीट है ये, ठीक है। चीट शीट का मतलब ये होता है कि यू हैव एवरी सिंगल इंपॉर्टेंट डिटेल, उसको याद करिए और जाइए, और बिंदास जो है पेपर आपसे डेफिनेटली बनेगा अगर आपको इतनी डिटेल्स याद रह गई तो, ठीक है। फिर आपका बजटरी कंट्रोल, मतलब बजट क्या है आपका, एक क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल प्लान जो आप पहले ही प्लान करके बनाते हो इन ऑर्डर टू एस्टिमेट कि आपका कितना खर्चा होने वाला है, ठीक है। और जब आप उस प्लान के अकॉर्डिंग अपने बजट को कंपेयर करते हो एक्चुअल एक्सपेंसेस से, और फिर उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लेते हो अपने जो भी एक्सपेंसेस है उसको बजट से मैच करने का और लेवल पे आने का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल, ठीक है। अब कितने टाइप के बजट होते हैं आपके, सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कैश हो गया, इन सबको मिला दो तो मास्टर बजट हो गया, ठीक है। मास्टर बजट इज समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल बजट होता है जिसको आप अपनी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और एक होता है जीरो बेस्ड बजट, ठीक है। यहाँ पे आप हर एक्सपेंसेस को ना जीरो से जस्टिफाई करते हो, कोई भी कंपैरिजन जो है यहाँ पे नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो ये वो बजट है जो आप बिना किसी बेस के बनाना चालू करते हो और आप हर एक्टिविटी और उसके एक्सपेंस के जस्टिफिकेशन के हिसाब से उसको आगे कैरी फॉरवर्ड जो है वो करते जाते हो, ठीक है। फिर है आपका मैनेजरियल कॉस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेजरियल कॉस्टिंग में क्या होता है, चलिए नाउ वी हैव मैनेजरियल कॉस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं
एज अ मैनेजर आप कॉस्ट के हिसाब से क्या डिसीजन लोगे, मतलब कि आप बेसिकली जो आपके मेजर डिसीजन एरिया होते हैं यहाँ पे ये है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी, ठीक है, उसके लिए आप क्या क्या की फैक्टर्स असेस करने वाले हो प्राइस को सेट करने के लिए, आपको कोई चीज़ मेक करनी चाहिए या बाय करनी चाहिए, या शट डाउन डिसीजन आपको लेना है, बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपके जो मेजर कैलकुलेशंस होते हैं, दोज आर योर कंट्रीब्यूशन विच इज़ सेलिंग माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। उसके अलावा पीवी रेशो हो गया, ठीक है, तो पीवी रेशो में आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करके पीवी रेशो निकल जाता है। फिर है ब्रेक इवन पॉइंट्स, अगर आपको यूनिट में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका वो एरिया होता है जो एक्चुअल सेल्स होती है बीईपी के ऊपर, ठीक है, दिस इज पी, ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर जो एरिया होता है उसको आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग पे, दिस इज यूज इन मास एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन, ठीक है। तो सीमेंट, ऑयल, केमिकल्स, ये सारी चीज़ें जब आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो तो उसके प्रोसेस में जितनी कॉस्ट निकलती है उसको ऐड इन करके हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट जो है वो हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोसेस कॉस्ट बाय यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक है। तो जो भी आपकी टोटल प्रोसेस कॉस्ट आई है और आपको जितने भी आपने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उसको आप आपस में डिवाइड करोगे तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप वर्क इन प्रोग्रेस जो है वैल्यूएशन जो है उसका कर पाओ, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस जो है वहाँ पे होता ही है इन द प्रोसेस, ठीक है, और वो अनअवॉइडेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट है उसको हम अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अब नॉर्मल लॉस जो है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली, बिकॉज दैट इज द लॉस बियॉन्ड द नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, राइट, तो उसको हम अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं और ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है। चलिए, आई थिंक या नो वी हैव कपल ऑफ मोर थिंग्स इन यूनिट 2 जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें मेजरली आपके रेशोज दिए हैं, क्योंकि रेशोज से आई टेल यू इन जून 2024 द इंटायर वन ऑफ द पैसेज वाज ऑन रेशो, सो इंटायर 5 क्वेश्चंस वाज अबाउट कैलकुलेटिंग रेशो, ठीक है। तो आपको कभी मेजॉरिटी ऑफ टाइम थ्योरी आता है पैसेज, बट नॉट एवरी टाइम इट इज लाइक दैट, ठीक है। सो दैट इज वाई तब से रेशो जो है आई कंसिडर इट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, और ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक रेशो है, ये तो आप जेन्युइनली याद करिए, आई एम नॉट डिक्टेटिंग दैम अगेन एंड अगेन, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट, इफ यू राइटिंग पॉज द वीडियो एंड राइट एंड रिवाइज दैट आफ्टर द क्लास, ओके। चलिए, अब हम आ जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो ये हमको बताता है मूवमेंट ऑफ कैश विद इन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब ऑपरेटिंग मतलब आपके जो डे टू डे बिजनेसेस होते हैं, इसमें आपका टैक्स और इंटरेस्ट पेड सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इन्वेस्टिंग पे, इन्वेस्टिंग में आप परचेज करोगे या सेल करोगे एसेट्स का, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसको हम इन्वेस्टिंग में जो है वो शो करते हैं, ठीक है। फिर आगे आपका फाइनेंसिंग, इसमें शेयर्स, डिवेंचर, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें जो है वो फाइनेंसिंग में आ जाती हैं, ठीक है। अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, अभी रिसेंट जो आपका लास्ट एग्जाम था उसमें कैश फ्रॉम ऑपरेशन का जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, तो उसमें आपको करना क्या है, नेट प्रॉफिट्स लिखने हैं, उसमें से आपको प्लस माइनस कर देने हैं आपके एडजस्टमेंट्स और वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में आप नॉन कैश आइटम को ऐड बैक कर दोगे, जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सारी चीजें आएंगी तो आप ऐड करोगे ऑपरेशन के अमाउंट के साथ, और अगर करंट एसेट इंक्रीज होगा तो उसको डिडक्ट कर दोगे, और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी होगा तो उसको ऐड कर लोगे, ठीक है। अब इसका उल्टा होएगा, मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट होएगा तो आप ऐड कर दोगे, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है तो आप माइनस कर दोगे, ठीक है। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में इसका एक न्यूमेरिकल आया था, इजी पीजी 2 नंबर, अगर आपको आ रहे हैं तो फिर पूरे ही मार्क्स आ जाएंगे ऐसे तो, है ना। तो इसको लिखिए, याद करिए। चलिए, अब अगला है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, यहाँ पे आप मेजर करते हो और रिपोर्ट्स बनाते हो ह्यूमन की वैल्यू की, मतलब यू विल ट्रीट ह्यूमन एज एन एसेट इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना, उसकी अकाउंटिंग करना, दैट इज योर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसके मेजरली मेथड्स ही आते हैं, पहले आपकी कॉस्ट बेस जो हिस्टोरिकल है, ठीक है, और दूसरी आपकी वैल्यू बेस्ड जो प्रेजेंट वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू पे जो है वो बेस्ड होती है, ठीक है। अब इंटेंजिबल एसेट रिपोर्टेड सेपरेटली, यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट जो है उनको सेपरेटली रिपोर्ट किया जाता है, इससे आपको पता चलता है कि आपके टर्नओवर कंट्रोल्स और डिसीजन मेकिंग और वर्कफोर्स प्लानिंग में जो है आपको एड जो है मिल जाती है थ्रू ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है।
चलिए अब बात कर लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और डिमांड एनालिसिस की, विच इज़ योर यूनिट 3। यहाँ पे विल टॉक अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का सिंपल मतलब होता है कि हाउ मच द डिमांड गोना चेंज व्हेन एनी ऑफ द डिमांड डिटर्मिनेंट्स विल चेंज। ठीक है, तो डिमांड में कितनी ज़्यादा चेंज आएगी अगर आप उसका कोई भी डिटर्मिनेंट जो है उसको चेंज करते हो। तो पहली आपकी प्राइस इलास्टिसिटी, ये आपके रिस्पॉन्स को बताती है अगर किसी भी पर्टिकुलर गुड का प्राइस चेंज होता है तो उसका डिमांड कितना चेंज होगा, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। अगर किसी भी इंसान की इनकम चेंज होती है तो उसकी डिमांड किस हिसाब से चेंज होगी, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। और अगर किसी एक रिलेटेड गुड का प्राइस चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरे रिलेटेड गुड की डिमांड कितनी बढ़ेगी या कम होगी, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। अब एक नया टर्म भी इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, जो बोलता है कि प्रमोशनल स्पेंडिंग आपने जितनी भी की है उस खर्चे के बदले में आपकी डिमांड कितनी बढ़ी, दैट इज एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। ठीक है, आप फॉर्मूला देख लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी इज बेसिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसका पॉइंट और आर्क मेथड भी दिया हुआ है, वो भी लिखिएगा एंड रिवाइज इट एज वेल। देन यू हैव इनकम इलास्टिसिटी विच सेज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ हुसएवर। ठीक है, तो मतलब जितना आपकी क्वांटिटी चेंज हुई है अपॉन जितना आपकी इनकम चेंज हुई है, दैट। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी इज परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स whereas percentage change of price of good y which are related. okay, अब हम बात कर लेते हैं गुड्स का नेचर क्या होता है। इनकम इन इलास्टिसिटी के पर्सपेक्टिव में, मतलब अगर आपका पैसा कम ज्यादा होता है तो उसका असर वेरियस काइंड ऑफ गुड्स पे कितना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली गुड्स के लिए आपकी जो डिमांड है वो पॉजिटिवली चेंज होगी। क्यों? क्योंकि आपका इनकम बढ़ेगा तो आप ज़्यादा स्पेंड करोगे, ज़्यादा गुड्स खरीदोगे। ठीक है, तो आपका वहाँ पे पॉजिटिव डिमांड रहेगा। दूसरा है आपकी नेगेटिव। नेगेटिव कौन से केस में रहेगी? जब गुड्स जो है इन्फीरियर है। इन्फीरियर है मतलब कि लो क्वालिटी गुड्स हैं और अगर आज आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप उनको लेना बंद कर दोगे, राइट? तो इसलिए इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो नेगेटिवली इफेक्ट होगी। ठीक है, फिर लग्जरी गुड की डिमांड जो है वो यहाँ पे 1 ही रहती है, लगभग सिमिलर ही होती है। ठीक है, बिकॉज इफ दोज आर मोर रिलेटेड टू योर इमोशनल एंड स्टेटस नीड्स rather than any other thing, so that you will be that there won't be lot of changes into that because that is more related to what your other determinants are for the same. ठीक है, फिर उसके बाद नेसेसिटीज की डिमांड जो है वो एक से भी ज्यादा रहेगी हमेशा। वाई? बिकॉज नेसेसिटी नो मैटर व्हाट, वेदर योर इनकम इंक्रीजेज व्हाटएवर और द प्राइस इंक्रीजेज, आपको जो चीज की जरूरत है दैट तो यू विल इवेंचुअली बाय नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो नेसेसिटी की डिमांड इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन 1। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी के सिचुएशन में क्या होगा। अगर गुड्स सब्सिट्यूट है जैसे टी और कॉफी, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव डिमांड होगी, क्योंकि अगर कॉफी का प्राइस बढ़ा तो टी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि एक साथ ही यूज किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव इलास्टिसिटी होगी। क्यों? क्योंकि अगर कार का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो पेट्रोल का प्राइस भी इवेंचुअली किसी मतलब का नहीं है। अगर वो सस्ता है या ज्यादा है उसकी डिमांड भी जो है वो कम ही हो जाएगी। अगर लोग कार नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल भी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, फिर है आपकी जीरो। जीरो होती है क्रॉस इलास्टिसिटी कौन सा सिचुएशन में? जहाँ पे गुड्स जो है वो रिलेटेड है ही नहीं, मतलब कि एक का डिमांड और इनकम और प्राइस जो है वो दूसरे गुड को अफेक्ट ही नहीं करता है कैसे भी करके, तो वहाँ पे जो चेंज है वो जीरो होगा बिकॉज द गुड्स आर अनरिलेटेड। ठीक है, और प्राइस इलास्टिसिटी में आपकी जो है इनफाइनाइट प्राइस इलास्टिसिटी हो सकती है, और प्राइस इन इलास्टिक तब होता है जब वहां पे कोई भी चेंज नहीं है, दैट इज जीरो। ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक तब होता है जब हल्के से भी प्राइस चेंज से बहुत ज्यादा डिमांड चेंज हो जाती है, तो उसको परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। और परफेक्टली इन इलास्टिक तब होता है जब बहुत चेंज से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन इलास्टिक है, डिमांड जीरो है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिमांड फोरकास्टिंग की। मतलब यहाँ पे हम फ्यूचर में आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड क्या होने वाली है उसको हम पास्ट डेटा की मदद से स्टडी करके आगे के लिए प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड्स देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं इसमें, जहाँ पे हम पहला है ट्रेंड प्रोजेक्शन, जिसको हम टाइम सीरीज भी बोलते हैं। यहाँ पे हम आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है इतने पीरियड में क्या आई है उसको असेस करते हैं, फिर उसके बेसिस पे फ्यूचर प्रोजेक्शन का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, और एक आपका ली स्क्वायर मेथड भी होता है। ठीक है,
फिर है आपका मूविंग एवरेज, मतलब यहाँ पे आप स्मूथ फ्लक्चुएशन देखते हो, बेसिकली ग्राफिकल वे कि आप पूरे टाइम का एवरेज निकालते हो कि आपका ऑन एन एवरेज कितना डिमांड आ रहा है, ठीक है। फिर आपकी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, मतलब कि यहाँ पे आप रीसेंट डेटा को ज़्यादा वेटेज देते हो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। तो ये आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स हो गए। क्वालिटेटिव मेथड्स में आपके सर्वेज मेथड आ जाएंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाएंगे, डेल्फाई मेथड। डेल्फाई मतलब कि आप अनोनिमस एक्सपर्ट को देते हो अपना डिमांड जो है वो फोरकास्ट करने के लिए। ये इटरेटिव होता है, ठीक है, मतलब कि जो है रिपीटेटिव होता है। आप एक चीज़ के बाद जो है बेसिकली जो भी डेटा दिया है उसके बेसिस पे आप जो है वो फॉलो अप लेंगे। एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट गिवन टू एनी पर्सन हु इज नोन टू द इंडस्ट्री टू नॉट बी एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ बायर्स जजमेंट, ठीक है। फिर आपका मार्केट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे आप ट्रायल मार्केटिंग करते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में और फिर देखते हो कि उस एक्सपेरिमेंट में कितना रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। फिर आपकी फोरकास्टिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है। एक होता है शॉर्ट टर्म, जहाँ पे आप इन्वेंट्री और प्रोडक्शन डिसीजंस लेते हो, और एक होती है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग जो हम करते हैं कैपेसिटी और कैपिटल प्लानिंग के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडिफरेंस कर्व पे, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ये हमको दिस शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स प्रोवाइडिंग सेम सेटिस्फैक्शन, मतलब कि दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमको सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें। इसकी प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार सवाल आता है। सो द स्लोप इज डाउनवर्ड, ठीक है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे जैसे आप दूसरी चीज़ ज़्यादा लेते जाओगे, ठीक है, तो आप जो आपका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जो है बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स, ठीक है। और फिर आप जब भी उसमें पूरा ग्राफ प्लॉट करोगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, एट द सेम टाइम कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, ठीक है। अब आपका आईसी कर्व जितना हायर होगा उतना ज़्यादा आपको हायर यूटिलिटी और हायर सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलेगा, ठीक है। आईसी कर्व जो है वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हियर इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब कि जितना आप गुड y सैक्रिफाइस करोगे और जितना आप गुड x सैक्रिफाइस करोगे उसके बीच का जो प्रोपोर्शन है दैट इज जो MRS, ठीक है। तो आप बेसिकली y प्रोडक्ट को लेने के लिए कितने x को सैक्रिफाइस करोगे, यही MRS है, ठीक है। मतलब कि अगर y आपका चॉकलेट है और x आपका चिप्स है, तो आप कितने चिप्स सैक्रिफाइस करोगे इन ऑर्डर टू गेट मोर चॉकलेट, दिस इज योर MRS, एज इजी एज दैट, ठीक है। अब आ जाते हैं बजट लाइन पे। बजट लाइन बेसिकली आपका एक इनकम होता है, ठीक है, जो प्राइस आपको एक्स कमोडिटी के लिए पे करना है और प्राइस आपको वाई कमोडिटी के लिए पे करना है, वो आपकी इनकम के बराबर होना चाहिए, तभी जो आपका आईसी कर्व है वो अफोर्डेबल होगा, रियलिस्टिक बनेगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपका आईसी कर्व और बजट लाइन टेंजेंट हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे आपकी बजट लाइन आईसी कर्व को आपके ग्राफ में टच करेगी, टेंजेंट करेगी, वो एरिया आपको डिटरमाइन करेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे उसको हायर सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, अफोर्डेबिलिटी भी है, और ये कॉम्बिनेशन वो खरीद के सेटिस्फैक्शन हायर अपना जो है वो यहाँ पे पा सकता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर विद यू। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। तो पहला शॉर्ट रन लॉ है आपका, जो वन फैक्टर जो है यहाँ पे वेरिएबल होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। हम इसमें तीन स्टेजेस होते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ पे आपका जो एमपी है, ठीक है, वो बढ़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका डिमिनिशिंग रिटर्न है, जहाँ पे आपका एमपी जो है वो कम होने लगता है। यहाँ पे आपका बेसिकली इंक्रीजिंग रिटर्न में आप अपना मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो तेजी से बढ़ाते हो, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न में आपका मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जो है रेलेवेंट प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन जो है आपका मोस्ट रेलेवेंट होता है, यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्शन टॉप पे चला जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका नेगेटिव रिटर्न, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन जो है यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। क्यों? दिस हैपेंस ड्यू टू बेटर स्पेशलाइजेशन, ओवर क्राउडिंग एंड इनएफिशिएंसी, मतलब कि आपने इतने लोग घुसार दिए शायद जहाँ पे उसकी जरूरत भी नहीं थी काम करने की, और आप इतना प्रोडक्शन कर रहे हो कि रिटर्न जो है यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब आप जो है एफिशिएंसी फुली तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। आपने एफिशिएंसी को ओवर क्राउडिंग की वजह से इनएफिशिएंसी में जो है वो कवर कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीजिंगली बढ़ता है। डिमिनिशिंग रिटर्न, यहाँ का ऑप्टिमम लेवल है, यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्शन फुलेस्ट पे होता है और मार्जिनल प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्लाइन करना लगता है। नेगेटिव, जहाँ पे एमपी जो है वो नेगेटिव चला जाता है और टोटल प्रोडक्शन जो है आपका डिक्लाइन करने लग जाता है बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल देख लेते हैं। ये लॉन्ग रन के लिए होता है, यहाँ पे सारे यूनिट्स जो है वो चेंज हो सकते हैं इंक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या बोलता है कि अगर आप अपना आउटपुट बढ़ाओगे,
ठीक है। तो आपका आउटपुट यहाँ पे जो आपने प्रोपोर्शन से ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर आपने मतलब अगर आपने इनपुट बढ़ाया तो आपका आउटपुट जितना इनपुट बढ़ाया उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर कांस्टेंट आरटीएस अगली स्टेज आती है, कांस्टेंट मतलब ऊपर वाला ग्राफ जो है ना एकदम स्ट्रेट लाइन पे चलने लगता है, मतलब आप जितना इनपुट बढ़ाओगे उतने ही सेम प्रोपोर्शन से आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। अब इनपुट मतलब कि आप जो जो चीज़ें लगा रहे हो, रॉ मटेरियल, लेबर, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी फिक्स है ही नहीं, तो सब वेरिएबल जो भी आप लगा रहे हो वो पूरा इनपुट है, और जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो वो आउटपुट है, ठीक है। तो कांस्टेंट आरटीएस में दोनों क्या हो जाएगा, सेम लेवल पे आ जाएगा। फिर है आपका डिक्रीजिंग आरटीएस, यहाँ पे आप जितना इनपुट लगाओगे उसके कम प्रपोर्शन में आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो आउटपुट जो है यहाँ पे लेस देन द प्रोपोर्शन ऑफ व्हाटएवर इनपुट यू आर इन्वेस्टिंग इनटू इट, समझ में आ गई बात। तो आपका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आने लगेगा, ठीक है। तो लॉन्ग रन में इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज को जो है रिटर्न, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है आप अपने रिटर्न्स को ड्राइव कर सकते हो। इकोनॉमीज मीन्स कि जहाँ पे आप जो है मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट कर पा रहे हो बाय गिवन प्रोपोर्शनेटली लेसर इनपुट, और उसको मेंटेन करने के लिए यू हैव टू मेंटेन दिस लॉ विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब डिसइकोनॉमीज एक बार देख लेते हैं क्विकली। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल तब होता है जब आपकी इंक्रीज इन आउटपुट इज राइजिंग एवरेज कॉस्ट, मतलब कि अगर आप अपना आउटपुट बढ़ाते जा रहे हो और उस आउटपुट की बढ़ने की वजह से आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कम होने की जगह, ठीक है। मतलब कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या बोलते हैं कि हम इतना आउटपुट क्रिएट करें कि हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो जाए और कम से कम होती जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल उसका उल्टा होता है, मतलब आपका आउटपुट तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी एवरेज कॉस्ट पर आउटपुट बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं, मैनेजरियल ओवरलोड हो गया, पुअर कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। और ओवर क्राउडिंग है, मतलब रिसोर्स इनएफिशिएंसी है, जरूरत 2 लोगों की, आपने 20 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके डिसइकोनॉमीज को क्रिएट करेगा। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ दिस इज वेरी क्लियरली क्लियर टू यू पीपल। Also, if you want to see everything very in depth, you can definitely go and watch unit 3 of our commerce revision series. यहाँ पे we are doing quick revision marathon of every single topic, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मार्केट फॉर्म्स। तो यहाँ पे आपका परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डुओपोली देखेंगे। तो कंट्रोल ऑफ प्राइस देखिए शुरू से लेके चेंज होता जाएगा, ठीक है। और सब में जो आंसर्स हैं वो एक एंड से चालू होकर एक्सट्रीम पे जाएंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन के पास नो कंट्रोल होता है प्राइस सेट करने का, क्योंकि दैट इज हाईली बेसिस ऑन द डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर मोनोपोली में आपके पास फुल कंट्रोल होता है, क्यों, क्योंकि एक ही फर्म है, वो सिंगल फर्म होती है, उसका प्रोडक्ट यूनिक होता है और यहाँ पे एंट्री बैरियर हाई होते हैं, कोई कंपटीशन नहीं होता, तो उनके पास फुल कंट्रोल होता है प्राइस सेट करने का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सम कंट्रोल होता है उनके पास, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स आर मेनी, जैसे एफएमसीजी गुड्स हो गए, यहाँ पे बस ये अपने प्रोडक्ट्स को जो है यूनिक तो नहीं रख पाते, लेकिन एक दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री बैरियर जो है यहाँ पे भी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद है ओलिगोपोली। यहाँ पे आपका जो प्राइस कंट्रोल है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो यहाँ पे कुछ फ्यू फर्म्स होती हैं, और प्रोडक्ट्स जो है आपके सेम होते हैं या तो डिफरेंट होते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम ओलिगोपोली में सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज ही देखी जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बैरियर जो है वो भी हाई होता है, क्योंकि जो लोग ओलिगोपोली में होते हैं दे ट्राई टू क्रिएट वेरी हाई प्रोफाइल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से नॉर्मल लोगों को एंटर करने के लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और ओलिगोपोली का ही सबसेट होता है डुओपोली, जहाँ पे मोनोपोली हैज वन सेलर, डुओपोली हैज टू फर्म्स, ठीक है। तो ये दैट इज वेरी मोस्टली सेम टू ओलिगोपोली, और यहाँ पे ऑब्वियसली 2 फर्म है तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट ही बेच रहे होंगे, और यहाँ पे एंट्री बैरियर तो लिमिटेड ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए अब इन सारे मार्केट फॉर्म के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन जो है वो प्राइस टेकर होती है, और यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर ही होगा, जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस जितना ही होगा। क्यों, क्योंकि लॉन्ग रन में चेंज ही नहीं हो रहा है ना, तो जब हर बार आपको हर यूनिट पे सेम रेवेन्यू हो रहा है तो एवरेज भी सेम होगा। मार्जिनल निकालोगे मतलब कि टोटल यूनिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटपुट्स, तो वो भी सेम ही आएगा, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट भी सेम है, मतलब कि एक चीज बेच रहे हो आप, उसका कॉस्ट 50 है, अब वो कभी चेंज ही नहीं
होगा तो एडिशनल जो भी आपको रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू हर यूनिट पे वो भी 50 है, एवरेज निकालोगे तो भी 50 आएगा, और प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी 50 ही आएगा। तो यहाँ पे आप लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, और डिमांड कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है। मोनोपोली प्राइस मेकर होती है, क्योंकि ये सिंगल सेलर अपना प्राइस खुद बनाएंगे। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज मिक्स ऑफ लॉट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। उसके बाद बैरियर्स जो है वो मोनोपोली के पावर को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई दूसरा अगर वहाँ पे फर्म आ गया तो देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मोनोपोली एनी मोर, राइट, वो डुओपोली हो जाएगी, ओलिगोपोली हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लोजर सब्सटीट्यूट नहीं होता उस पर्टिकुलर ब्रांड का, और डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है इसके बहुत सारे डिफरेंशिएशन कीज होते हैं, जिसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट को जो है अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो, अपने आप को सेम कॉम्पिटिटिव मार्केट में अलग कैसे दिखाओगे, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी सेलिंग कॉस्ट है वो मेजरली एडवर्टाइजमेंट हैवी होगी, बिकॉज इतने ज़्यादा कंपटीशन में आपको अपने आप को लोगों को अपने प्रोडक्ट से अवेयर कराने के लिए आपको जो है एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा जो है करना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी इन लॉन्ग रन, मतलब कि आपकी जो है कैपेसिटी जो है लॉन्ग रन में एक्सेस हो सकती है। इफ यू टेक इट टू अनदर लेवल you can obviously generate a lot of more than normal profit. You can also have the capacity to gain abnormal profit in monopolistic competition, ठीक है। फिर आता है आपका ओलिगोपोली, जहाँ पे फ्यू डोमिनेंट फर्म होते हैं। यहाँ पे किंग डिमांड कर्व जो है वो पॉसिबल है। प्राइस रिजिडिटी यहाँ पे कॉमन होती है, ठीक है। यहाँ पे कार्टेल या कोलिजन बन सकता है, मतलब कि जो ओलिगोपोली वाले लोग हैं वो आपस में ही ट्रीटी साइन कर लें कि विल नॉट लेट एनीवन एंटर एंड दिल एक्चुअली डील ऑन द सेम प्रोडक्ट, बट एट द सेम टाइम येट कम टू द स्ट्रैटेजी सो दैट वो आपस में म्यूचुअल बेनिफिट्स जो है कर पाए, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि बाकी नॉर्मल के लिए इट कुड बी अ रिस्की और थिंग, मतलब कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सिर्फ दो ब्रांड्स बेचेंगे और वो आपस में डिसाइड कर ले कि हम दोनों एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस पॉइंट पे बेचेंगे और आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेल। अब यहाँ पे वो दोनों फर्म जो है वो नॉर्मल लोगों से अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की जो है कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे बाय मेकिंग अग्रीमेंट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं डुओपोली पे। यहाँ पे दो फर्म जो है वो डोमिनेट कर रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी स्ट्रैटेजी बेस्ड प्राइसिंग मॉडल है उसको यूज किया जाता है, जैसे कॉर्न आउट और बर्ट रैन के मॉडल में बताया हुआ है कि हाउ स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू फिक्स द प्राइस आर मेड इन ओलिगोपोली, ठीक है। तो आई थिंक दिस मच ऑफ इनसाइट इज इनफ टू बी एबल टू मार्क द एमसीक्यूज। बाकी इन डिटेल ऑब्वियसली यू कैन गो एंड चेक द यूनिट 3 सीरीज from our commerce revision marathon videos that is available on channels playlist. If you feel like, you can actually go and check that out. चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस फाइनेंस की। तो जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड चीज़ें हम उनको देखेंगे क्विकली। प्रेफरेंस शेयर बेसिकली एक हाइब्रिड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स डिविडेंड होती है, कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती नॉर्मली, ठीक है। अब इसमें जो आपके मेजर टाइप्स हैं वो हैं क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स, मतलब कि आप उसमें अपना डिविडेंड जो है वो क्यूमुलेट कर सकते हो और बाद में रिसीव कर सकते हो। नॉन क्यूमुलेटिव भी होते हैं। पार्टिसिपेटिंग या नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में लोगों को वोटिंग राइट्स और ये सारी चीज़ों का अलाउंस होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग में नहीं होता। और एक होता है रिडीमेबल, जहाँ पे आप अपना प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकते हो, और कन्वर्टेबल, जिसको आप इक्विटी में बाद में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस पे पिछले जून में ही सवाल आया था, ठीक है। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर मेंशन नहीं है रिडीमेबल या इनरिडीमेबल तो आपको कुछ भी अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यू विल सिंपली यूज द फॉर्मूला डी अपॉन एनपी, मतलब डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स, और अगर आ जाएगा स्पेसिफिकली अगर रिडीमेबल लिखा है तो फिर आप आरबी मतलब रिडेम्पशन वैल्यू लगाएंगे अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो, अदरवाइज नो नीड, ठीक है। तो नॉर्मली आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालना है, अपना डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इजीली निकल जाएगा, ठीक है। फिर एक डिविडेंड जो है वो टैक्स इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, आपको डिविडेंड का टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं डिवेंचर्स पे। डिवेंचर्स जो हैं आपके लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इस पे एक फिक्स इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, बट डिवेंचर होल्डर के पास कंपनी की कोई ओनरशिप नहीं होती। अब इसके भी टाइप्स हैं, कन्वर्टेबल जो इक्विटी या प्रेफरेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जो नहीं होंगे, सिक्योर डिवेंचर्स, मतलब कि अगर कुछ भी होता है आगे फ्यूचर में तो ये डिवेंचर्स के पास श्योरिटी होगी, मतलब इनको पेमेंट तो जरूर मिलेगी। फिर अनसिक्योर, मतलब वो कोई ना कोई मॉर्गेज के थ्रू सिक्योर होते हैं। अनसिक्योर मतलब कि वो डिवेंचर्स जो कंपनी में एज अ डेट टू ट्रीट किए जाएंगे, लेकिन इनको
इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी मॉर्टगेज या किसी पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू ये जो है इशूड नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम रिडीमेबल एंड परपेचुअल मींस रिडीमेबल वो डिवेंचर्स होते हैं, ठीक है, जो रिडीम हो सकते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, लेकिन परपेचुअल डिवेंचर्स आर द वन जो कन्वर्ट ही होंगे आगे, एंड दे आर नॉट ending or being sold or being reverted to the normal consumer, or sorry, to the normal interestee of the company, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की, क्योंकि अब ये टैक्स डिडक्टेबल है, तो यहाँ पे हम आई अपॉन एनपी करेंगे, मतलब इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है, या जो भी अगर डायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है तो, बट टैक्स रेट ही होता है जनरली, ठीक है। तो सिंपली वैसे निकालना है। फिर आपको रिडीमेबल इतना ज़्यादा आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ठीक है, फिर भी बी ऑन द सेफर साइड एक बार फॉर्मूला देख लेना, ठीक है। बाकी डिवेंचर का रेट तो बहुत इजीली निकल जाएगा, आई अपॉन नेट प्रोसीड्स, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लीज फाइनेंसिंग की। तो लीज फाइनेंसिंग जो है, दिस यूज एसेट्स विदाउट ओनरशिप, यहाँ पे रेंटल पेमेंट्स जो हैं वो करी जाती हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और इससे ही आपका क्या है, जो है वो आ जाता है आपका, सॉरी आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, बट ठीक है, आई थिंक सबके साथ होता है, लाइक व्हेन यू आर स्पीकिंग फॉर सो लॉन्ग इन अ स्ट्रेच, यू नो कभी कभी स्विचेस। चलिए कमिंग बैक टू फोकस, लीज फाइनेंसिंग का मतलब है जब भी आप किसी एसेट को बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हो विदाउट ओनरशिप, ठीक है, और यहाँ पे आप रेंटल पेमेंट मेथड का यूज करते हो, बट वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रेंटिंग, बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मोर देन यूजुअल नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब फॉर अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी लीजेस जो है वो 3 तरीके की होती है, एक होती है ऑपरेटिंग लीज, एक होती है फाइनेंशियल लीज, और भी होती है मिक्स लीज भी होती है, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीज जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसको कैंसिलेबल भी किया जा सकता है, लेकिन फाइनेंशियल लीज जो है वो यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए होती है और ये नॉन कैंसिलेबल होती है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज ये है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है लीज पे एज कंपेयर टू ओनिंग द सेम एसेट, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी ज्यादा हैवी कैपिटल आउटले भी जो है नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिविडेंड डिसीजन की। तो उसके लिए आपको मेजरली 3 थ्योरीज याद रखने की जरूरत है। एक है वॉल्टर का मॉडल, तो जेम्स ई वॉल्टर ने इस मॉडल को प्रपोज किया था। इसमें उन्होंने बोला था कि डिविडेंड जो है दैट इज, उसका रेलेवेंस जो है वो डिपेंड करता है आर वर्सेस के पे, मतलब कि आपके जो भी रिटर्न है वर्सेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, मतलब आपको उस पर कितने रिटर्न मिल रहे हैं और कितनी उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब अगर रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो फिर तो आपका जो है डिविडेंड डिसीजन आपको उस हिसाब से जो है वो लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपका रिटर्न ज़्यादा है तो सही है, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से फिर सही है और आप बांट दो। फिर अगर नहीं है तो देन यू आर नॉट सपोज टू ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड्स, और अगर बराबर है तो यू कैन ऑब्वियसली डू नथिंग अबाउट इट। देन यू हैव गॉर्डन मॉडल, बर्ड इन हैंड मॉडल भी बोलते हैं इसको, जो मायरन गॉर्डन ने प्रपोज किया था। इन्होंने बोला था कि अगर हायर डिविडेंड है तो उससे आपकी फर्म की क्या होगी, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी जो है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। या फिर बेसिकली इन इन जनरल ऑल्सो अगर कोई फर्म जो है वो अच्छा खासा डिविडेंड जो है वो प्रपोज कर पा रही है, दे पा रही है, मतलब वो अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा रही है, तो उसकी अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाती है। और मॉडिगलानी मिलर थ्योरी भी है, तो बोलते हैं कि डिविडेंड डिसीजन जो है वो इररेलेवेंट होता है आपकी कंपनी के पोजीशन को दिखाने में, मतलब आप डिविडेंड दो चाहे नहीं दो, कंपनी की वैल्यू ही रहेगी, ठीक है। और इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है यूनिट 4 में, तो जाके वो चेकआउट करिएगा। इसमें और 2 टर्म्स होते हैं, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ अगर कंपनी टैक्स पे करी है तो उसका क्या प्रोविजन होगा, नहीं करी है तो उसका क्या प्रोविजन होगा, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। यहाँ पे हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, सो विल ओनली लुक आफ्टर दिस मच ओनली। फिर आ जाते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन पे। यहाँ पे क्या होता है, हम सारे अपने फाइनेंशियल एसेट्स को पूल कर देते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, जिससे कि हम एसेट से कैश फ्लो जो है वो जनरेट कर पाए, ठीक है। तो मतलब आपके पास जितनी भी एसेट्स हैं आप उनका एक पूल बना दीजिए, उनको आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो एसेट से बैक्ड हो जाएंगे, जिससे कि आपकी कंपनी का कैश फ्लो बढ़ जाएगा। इससे आप यूज इस पूरे एसेट सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को आप यूज कर सकते हो लोन्स लेने के लिए, रिसीवेबल्स लेने के लिए, मॉर्टगेज के थ्रू अपने एसेट्स को रखने के लिए, ठीक है। या आपके फर्म की लिक्विडिटी बढ़ा देंगे और आपके रिस्क को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। एंड लास्टली इंस्ट्रूमेंट इशूड, मतलब कि आप जो भी है इसका एक पास थ्रू सर्टिफिकेट्स और ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इशू होता है आफ्टर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द एसेट इन ऑर्डर टू गेट एनी काइंड ऑफ लोन रिसीवेबल एक्सेट्रा, ठीक है।
है, अब हम बात कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और हेजिंग की। तो टाइप्स ऑफ फॉरेक्स एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम हैज बीन आस्क्ड। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो है वो होता है आपका एक्चुअल एक्सपोजर जो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हो सकता है, मतलब कि अगर आप जब भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर रहे हो और उसके बीच में आपके जो भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और चेंज इन द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। फिर है ट्रांसलेशन एक्सपोजर, ये तब हो सकता है जब आप कन्वर्जन में कोई दिक्कत कर दो, मतलब कि एक्सचेंज रेट वगैरह तो सही है लेकिन कन्वर्जन करते टाइम कोई इशू हो जा रहा है और अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग मेंटेन करने में कोई इशू आ रहा है, दैट इज ट्रांसलेशन एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर जब लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव इफेक्ट पड़े तो उसको फॉरेन एक्सचेंज में उसको हम लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव इम्पैक्ट जो है वो बोलते हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में जब भी आप चीज़ें जो है मॉनेटरीली एक्सचेंज करते हो उसको मीडिएट करने के लिए, उस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि हम फ्यूचर एक्सचेंज रेट के हिसाब से अपनी जो डीलिंग है उसको आज ही लॉक कर दे रहे हैं, ठीक है, आज के रेट के हिसाब से फ्यूचर में जो डील करना है उसको लॉक कर दे रहे हैं, सो दैट अगर कोई भी एक्सपोजर आए या फ्लक्चुएशन आए तो उससे आपको फर्क ना पड़े, ठीक है। अगर इसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम और स्टैंडर्डाइज कर दें, एक्सचेंज ट्रेडेड हेज बना दें इसको, ठीक है, तो उसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शंस तब आते हैं जब देयर इज द राइट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय सेल करेंसी, ठीक है, मतलब कि जब आप ये स्पेसिफाई कर देते हो कि आप इस पर्टिकुलर करेंसी के थ्रू जो है बाय सेल नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शंस। फिर है स्वाप, स्वाप में हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कैश फ्लो इन टू करेंसीज, जब आप कैश फ्लो को दो करेंसीज में जो है एक्सचेंज कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वैप, ठीक है। फिर है मनी मार्केट हेज, मतलब कि आप जो है एक मार्केट से पैसा बोरो कर लो, दूसरे मार्केट में जाके उसको इन्वेस्ट कर दो, फिर वहां से इंटरेस्ट कमा लो और दूसरी जगह का जो मतलब जहां आपने इन्वेस्ट किया वहां से आप डिविडेंड कमा लो और जहां से बोरो किया है वहां पे जाके आप क्या कर दो, इंटरेस्ट पे कर दो और बीच का पैसा जो है वो आप रख सकते हो एज अ प्रॉफिट, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट हेज, ठीक है। चलिए अब जो है हम बात कर लेते हैं आपकी यूनिट 5 की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसका सिंपल मतलब होता है डेटा कितना स्प्रेड है, यानी डेटा के वैल्यूज मीन से कितनी दूर दूर हैं, ठीक है। अब इसमें पहला आ जाता है आपका रेंज, रेंज सबसे इजी मेजर होता है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला है आपका मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अनरिलायबल होता है क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू से ही अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं मीन डेविएशन पे, इस पे हम सभी ऑब्जर्वेशन का मीन से डेविएशन लेते हैं और उनका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। सो द फॉर्मूला हियर इज x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n, ठीक है, मतलब कि जो भी आपका x है उसको माइनस करेंगे हम मीन से और उसको हम पूरे टोटल जो भी आपके आउटपुट है उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन डेविएशन जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर है वेरिएंस, वेरिएंस बताता है कि वैल्यू मीन से कितना डिफर कर रही है, ठीक है, तो पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो आपका x माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन n से जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, वेराज सैम्पल वेरिएंस जो है उसका फॉर्मूला इज ऑल्सो रिटन हियर, यू कैन सी दैट सैम्पल वेरिएंस में यू आर सपोज टू डू n माइनस वन अलॉन्ग विथ द रेस्ट ऑफ द सिमिलर फॉर्मूला टू द वन यू हैव फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस, ओके। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है और मोस्ट वाइडली यूज मेजर है डिस्पर्जन का, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा रिलायबल भी जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज बेसिकली नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, आपने जो भी वेरिएंस निकाला आप उसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। चलिए अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो आपका इससे हमको ये पता चलता है कि डिफरेंट डेटा सेट्स को कंपेयर कैसे किया जाए, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हम यही देखते हैं कि जो अलग अलग डेटा है उनके बीच में कितना वेरिएशन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो दैट साइन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है अभी, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, इस पे कई बार न्यूमेरिकल आए हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की, मतलब कि नेट में यूनिट 5 से जो आपका फेवरेट टॉपिक है वो ये है जो मैंने अभी को बता दिए, डिस्पर्जन, उसके अलावा कोरिलेशन, रिग्रेशन और टेस्ट, इससे हर बार सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो हमको जो एग्जैक्टली पता है व्हाट हैज बीन आज हम उस पर फोकस करके अच्छा मार्क्स तो जो है वो स्कोर कर ही सकते हैं अगर हम डिटरमाइंड हैं, फोकस्ड हैं और चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं तो, ठीक है।
चलो अब अपन देख लेते हैं कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें जो मेजर है वो ये है, हम जो कोफिशिएंट के थ्रू मेजर करते हैं वो ये मेजर करते हैं कि दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो आर का मतलब होता है रेंज है। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो -1 से लेके +1 तक होती है। अगर आर जो है वो 0 है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी कोरिलेशन जो है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव आर है तो दोनों वेरिएबल्स में सेम डायरेक्शंस में मूव करने होते हैं। ठीक है, और अगर नेगेटिव आर है तो एक बढ़े तो दूसरा घटे। ठीक है, मतलब कि नेगेटिव आर होगा तभी, मतलब अगर दूसरा पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होएगा ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली अगर पॉजिटिव आपका आर है मतलब दोनों वेरिएबल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव आर है मतलब कि दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जीरो है मतलब कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन पे। ये कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज होता है। फॉर्मूला स्लाइड में जो है गिवन है, आप एक बार देखिए। अब उसके अलावा फॉर्मूला देखिए, ये इतने ज़्यादा आपको डरावने लग रहे होंगे, इनसे आज सच कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन आता नहीं है, बस टेबल आ जाएगी जहाँ पे आपको फॉर्मूला मैच करना होगा। तो अगर आप इनको देख के भी चले जाते हैं ना तो उतना भी काफ़ी होगा इनसे जो सवाल आया है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर आपका स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो ये रैंक ऑर्डिनल डेटा के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है दैट इज पी इज इक्वल टू 1 माइनस इन ब्रैकेट 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। इतना याद रखने मात्र से जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक का काम हो जाएगा। और लास्टली कुछ की अजम्पशंस हैं जो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप जून 2025 का पेपर देखोगे, देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम कोरिलेशन जहाँ पे उनकी अजम्पशन पे सवाल आए थे और सेम फ्रॉम द रिग्रेशन। ठीक है, तो इसलिए जो है, और बेसिकली छोटी छोटी डिटेल्स की जैसे स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन है ना, ये कब यूज होता है, व्हेन यू हैव रैंक एंड ऑर्डिनल डेटा। ओके, लाइक दैट, इतना इज सफिशिएंट फॉर नाउ। फिर है assumption ऑफ पियर्सन्स कोरिलेशन इज कि लीनियर रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस हो, आउटलाइनर्स ना हो यहाँ पे कोई भी। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है यहाँ पे हम मेजर नहीं करने वाले हैं। डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही हो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास हो, क्लोज हो। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे जो है आपके क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस वेरिएबल्स को हम जो है वो यहाँ पे मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की। ठीक है, तो रिग्रेशन का काम होता है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करना बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आपके पास दो वेरिएबल होंगे, एक डिपेंडेंट एक होगा आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब दोनों की जो वैल्यू है उसको आपको आपस में क्या करना, एक एक की वैल्यू है आपके पास तो दूसरे की वैल्यू निकालना विद द हेल्प ऑफ द अनदर वन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। यहाँ पे आपकी एक बेसिक इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो a जो है वो आपका स्लोप है, और सॉरी b जो है ये आपका स्लोप है, और a जो है वो यहाँ पे इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो रिग्रेशन रिलेशन जो है वो कॉज और इफेक्ट दिखाता है, बट को रिलेशन सिर्फ एसोसिएशन बताता है। ठीक है, रिग्रेशन में आप कॉज और इफेक्ट एनालाइज कर पाते हो, लेकिन कोरिलेशन आपको बताते हैं कि दो चीजें कैसे आपस में जो है वो एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो रिग्रेशन लाइन होती है, y ऑन x और x ऑन y। ठीक है, और दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं जहाँ पे x बार होता है और y बार होता है। ठीक है, एंड उसका एक फॉर्मूला होता है r अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब कई बार क्वेश्चन में आपको बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स दिया रहता है और आपको बोलेंगे कि इसका रिग्रेशन कैलकुलेट करो। आई थिंक जनवरी 2025 के पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया था जहाँ पे r was supposed to be calculated, bxy and byx was given something like 0.4 and 0.2 something like that। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अंडर रूट 0.4 इंटू 0.2 और आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये बताता है किसी आउटकम के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम सिर्फ दो आउटकम्स देखते हैं, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। ठीक है, और यहाँ पे मीन निकालने का फॉर्मूला है n इंटू पी। ठीक है, नंबर ऑफ जो भी आप ट्रायल्स कर रहे हो इंटू प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज योर मीन। ठीक है, और वेरिएंस होता है NPQ। ठीक है, तो जितना आपका 100% में से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो भी है उसमें से आप 1 माइनस पी कर दोगे तो क्यू आ जाएगा। क्यू जो है दैट इज योर फेलियर, फेलियर दिखाता है क्यू। ठीक है, तो अगर आपका पी जो है वो 0.7 है तो क्यू कितना हो जाएगा, 0.3। तो अगर पी या क्यू दोनों में से कोई एक भी दिया है तो आप दूसरा कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले में डिफरेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेशन में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको याद रखिएगा। मीन इज n इंटू पी। ठीक है, वेराज वेरियंस इज n इंटू पी इंटू क्यू, एंड क्यू इज द फेलियर हियर
हियर, फेलियर आउटकम्स हियर, जो 1 माइनस पी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर इवेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मीन जो है और आपका वेरियंस जो है ये सब बराबर होता है और उसको डिनोट करते हैं इस साइन से जिसको हम लैम्ब्डा बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ये बेल शेप्ड कर होता है, यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं और यहाँ पे एरिया रूल होता है। एरिया रूल मतलब कि अगर मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो +1 ±1 के अराउंड होगी जब आपका 68% डेटा जो है वो कवर हो रहा है, ठीक है। वेराज +-2 के अराउंड होगी जब 95% डेटा जो है वो कवर हो रहा है और +-3 के अराउंड होगी जब 99.7% डेटा जो है यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक की टेस्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट देखते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो आपका इंटरवल और रेशो वाला होता है। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर ही हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे हम पॉपुलेशन पैरामीटर जैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन इनको यूज करते हैं और यहाँ पे सैम्पल साइज जो है वो भी लार्ज होता है, ठीक है। और ये जो है ज्यादा पावरफुल टेस्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे। ये नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट में मतलब यहाँ पे कोई नॉर्मलिटी रिक्वायर्ड नहीं होती यहाँ पे एज कम्पेयर टू योर पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। डेटा जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, नॉन नॉर्मल डेटा है तो भी चलेगा, नॉर्मल डेटा होने की ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिकली, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं रैंक और मीडियन के बेसिस पे जो है टेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे हम स्मॉल सैम्पल्स में काम करते हैं और ये डेटा जो है वो लेस पावरफुल या ऑथेंटिक माना जाता है एज कम्पेयर टू पैरामेट्रिक वन, ठीक है। अभी जो क्विक लाइनर्स दिए हुए हैं ये अभी हाल फिलहाल में ही टेस्ट में पूछे गए हैं तो उनके मैंने 1 लाइनर नोट्स बना दिए आपके लिए, आप पॉज करके लिखिए। हम आगे इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ द टेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारे टेस्ट देख लेते हैं। टी टेस्ट जो है आपका वो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, इसको हम यूज करते हैं मीन डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, स्पेसिफिकली जब आपके पास 2 सैंपल है। सेम क्वेश्चन आया था आउट के जून 2025 में जिसमें उन्होंने पूछा था कि व्हाट टेस्ट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल। सिंपल टी टेस्ट लगा के आना है, बात खत्म, कोई फॉर्मूला नहीं, नथिंग, ठीक है। फिर आपका जेड टेस्ट जो है वो भी पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ये लार्ज सैंपल के लिए यूज होता है और जहाँ पे आपको वेरिएंस जो है सैंपल्स के बीच में पता हो, ठीक है। आपके वेरिएंस जो है वो नोन हो तो आप जेड टेस्ट को यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जब आपका सैंपल साइज मोर देन 30 हो तो, ठीक है। फिर आता है अनोवा, ये भी पैरामेट्रिक टेस्ट है। ये मीन डिफरेंस के लिए यूज होता है जब आपके ग्रुप्स जो है वो 2 से ज्यादा हैं, 2 से भी ज्यादा ग्रुप्स है तो अनोवा यूज होगा, 2 सैंपल से तो टी टेस्ट, और अगर आपका सैंपल साइज बड़ा है और एक ही सैंपल साइज है तो जेड टेस्ट, ठीक है। फिर है आपका काई स्क्वायर, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये कैटेगोरियल एसोसिएशन वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है, जिसमें आप एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स बनाते हो, दैट 9 स्क्वायर ग्रिड टेबल बनाते हो, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली आप कंपेयर करते हो अपने एक्सपेक्टेड डेटा को, ठीक है, जितना भी आपका एक्सपेक्टेड डेटा हो गया आपका और जो आपका एक्चुअल डेटा है उसके बीच का जो कंपैरिजन होता है, और इसको आप फिटनेस ऑफ गुड टेस्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका मैन विटनी यू टेस्ट, ये भी नॉन पैरामेट्रिक होता है और ये यूज होता है जब आपके पास 2 इंडिपेंडेंट मीडियंस अवेलेबल हो, ठीक है। कोलोसवेल्स जो है ये भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जब आपके पास 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट मीडियंस अवेलेबल है तब आप कोलोसवेल्स लगाओगे। फिर है आपका विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, ये भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है और यहाँ पे भी पेयर्ड सैंपल के मीडियंस, मतलब आप देखो विल्कॉक्स साइन टेस्ट जो है वो आपके टी टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है, लेकिन टी टेस्ट में हम मीन जो है उसका डिफरेंस यूज कर रहे हैं, लेकिन विल्कॉक्स में हम 2 सैंपल के मीडियंस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। बात दोनों सैंपल की ही हो रही है दोनों जगह, टी टेस्ट में भी और विल्कॉक्स में भी, लेकिन दैट इज पैरामेट्रिक वर्जन ऑफ कैलकुलेटिंग 2 सैंपल्स whereas विल्कॉक्स इज द नॉन पैरामेट्रिक वर्जन ऑफ द टी टेस्ट वेयर वी आर लुकिंग फॉर मीडियंस, ठीक है। फिर आपका स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन, यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है ये और यहाँ पे रैंक्ड कोरिलेशन जो है वो पता करी जाती है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक विद दिस इनफ क्लैरिटी यू हैव gotten for the same unit. If you want to do that in more depth and detail, I think you have enough time to watch the whole playlist. You'll be able to finish that up in just one day, so you can go and revise that as well. There's unit 4 available in UGC net wala
कॉमर्स का प्लेलिस्ट सेक्शन, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। आई थिंक आपको अभी तक के सारे यूनिट्स का क्रिस्प रिविजन मेरे साथ समझ में आया होगा। ट्रस्ट मी, आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्लाइड से। डेफिनेटली इसका नोट्स बनाओ, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर मुझे कमेंट डाउन करना। और अगर अगले 5 जो हैं यूनिट्स उनका भी आपको इसी तरीके का रिविजन चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और इंटरेस्ट दिखाओ, सो दैट मैं उसको भी क्विकली अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो फॉर नाउ दैट्स इट। टाइम कम है तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग अ वेरी कम्पैक्ट थिंग्स फॉर यू पीपल, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और आप थोड़े टाइम में भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो हैं करके जा पाओ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले। और ये जो लास्ट फ्यू डेज हैं आपके प्रिपरेशन के, आप इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज कर पाओ। विद दिस आई ट्राई आई एम बेसिकली रैपिंग अप विद द होल वीडियो फॉर नाउ, and I hope you'll be able to clear your UGC NET examination this time. So all the very best, and please subscribe to my channel for more such videos, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना सो दैट मैं कुछ भी अपलोड करूँ तो आप जो है उसको देख पाओ और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। सो फॉर नाउ ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग, ओके। So do come back here for the next part of the video.